स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं संसद की वित्तीय समितियां। क्या संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले हम समिति के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारी लोक लेखा समिति। कौन सी? लोक लेखा समिति। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। यानी कि टोटल 22 मेंबर हैं, 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो देखिएगा, इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनको नियुक्त करते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। किसके? लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? जो आपकी दूसरी समिति होती है प्राक्कलन समिति, उसकी जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखिए, अब जो हमारी अगली समिति है वो है हमारी प्राक्कलन समिति। कौन सी? प्राक्कलन समिति। तो देखिएगा, इनके या इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है, जबकि आपकी लोक लेखा समिति में कितनी थी सदस्य संख्या? 22 थी, जबकि इसमें कितनी है? 30 है, जो कि लोक सभा से ही लिए जाते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, जैसा कि आपका लोक लेखा समिति का होता है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, जैसा कि आपका लोक लेखा समिति में भी होता है। सरकारी खर्चों में कमी लाने आदि विषयों पर यह समिति रिपोर्ट देती है। आगे देखते हैं, जो हमारी अगली समिति है वो है आपकी कौन सी? तीसरी समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। कौन सी? सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें भी सदस्य संख्या कितनी होती है? 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी महत्वपूर्ण 3 समितियां थीं जो हमने देखी। आगे देखिएगा, अब हम महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने प्राय सुना होगा शून्यकाल। तो देखिए, शून्यकाल क्या है? लोकसभा में प्रश्नकाल 11 से 12 बजे के बाद, यानी प्रश्नकाल कब से कब तक होता है? प्रातः 11 से 12 बजे तक, और उसके बाद 12 से 1 बजे तक क्या होता है? शून्यकाल कहा जाता है। जबकि राज्यसभा में शून्यकाल कितने बजे होता है? 11 से 12 बजे। ठीक है, यानी लोकसभा में कितने बजे होगा? 12 से 1, और राज्यसभा में 11 से 12। शून्यकाल लोकसभा में प्रश्नकाल कितने से कितने बजे तक है? 11 से 12, जबकि 12 से 1 बजे तक आपका क्या होता है लोकसभा में? शून्यकाल। और राज्यसभा में आपका 11 से 12 बजे ही क्या होता है? शून्यकाल होता है, जबकि उस समय लोकसभा में कौन सा होता है? प्रश्नकाल होता है। ठीक है, इस दौरान सदस्यों द्वारा अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है। कब? शून्यकाल के दौरान। आगे देखिए, तारांकित प्रश्न एवं अतारांकित प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्यों को तुरंत अपेक्षित होता है या अपेक्षित होता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न कहते हैं। ठीक है, इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। और ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य लिखित रूप में चाहता है, अतारांकित प्रश्न कहते हैं। ठीक है, यानी वर्बली जिनका आंसर्स चाहिए वो आपके तारांकित प्रश्न हो गए, और जिनका रिटन में चाहिए वो आपके अतारांकित प्रश्न हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, विनियोग विधेयक। ये क्या होता है? इसके द्वारा ही भारत की संचित निधि से, कहाँ से? जो गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, यानी जो संचित निधि होती है, उससे धन निकाला जाता है। किसके द्वारा? विनियोग विधेयक के द्वारा। दूसरा है, इसमें संचित निधि पर भारत व्यय हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। इसमें संचित निधि पर भारत व्यय हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। अगला देखिएगा, वित्त विधेयक। अब देखिए, वित्त विधेयक क्या होता है?
अनुच्छेद 117, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में उल्लेख है। ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित हैं वित्त विधेयक कहलाते हैं। किससे संबंधित है? रेवेन्यू से और एक्सपेंडिचर से, वो आपके फाइनेंस यानी वित्त विधेयक कहलाएंगे। नेक्स्ट देखिए, धन विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 110 अ या 1 में उसके उपखंड का तथा उपखंड छ यानी का से लेकर के छ तक के जो आपके उपखंड हैं, इसमें उल्लिखित विषयों के संबंध में विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। किसे? धन विधेयक को। लेखानुदान क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 116 का के तहत लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर की जाती है। नियम 193, लोकसभा के सदस्यों द्वारा इस नियम के तहत अविलंबनीय एवं अति महत्व वाले विषय पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की जा सकती है। कौन से नियम? नियम 193 के द्वारा। किसमें? लोकसभा में। आगे देखिए, गणपूर्ति। ये क्या होती है? सदन की बैठकों में गणपूर्ति यानी कोरम आवश्यक होता है। यह कुल संख्या का, जितने भी सदस्य हैं उनकी संख्या का कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए, यानी 10वां भाग होना चाहिए कुल सदस्यों का। इसके अभाव में क्या होता है? जो बैठक है वो स्थगित कर दी जाती है। ठीक है, अब हम महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। किसका? अनुच्छेद 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल यानी जो महान्यायवादी होते हैं उनका उल्लेख किया गया है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। ठीक है, यानी ये सलाह देगा, है ना, या ये कहना चाहिए, देखिए, विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देगा और विधिक स्वरूप के ऐसे कार्यों का पालन करना इसमें शामिल है। किसमें? आपके अटॉर्नी जनरल के कार्यों में, जो राष्ट्रपति समय समय पर उसको डायरेक्ट करेंगे या निर्देश देंगे या सौंपेंगे। आगे देखिए, अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हो वही आपके कौन बन सकते हैं? महान्यायवादी के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। आगे देखिएगा, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर रहते हैं और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करें, किंतु वह ना तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है और ना ही सरकारी सेवक है। ठीक है, ना तो सरकारी सेवक कहलाता है, ना ही सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी कहलाता है। ठीक है, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। किसके लिए? महान्यायवादी की सहायता करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं और एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। मतलब वो जो महान्यायवादी होता है यह संसद का सदस्य नहीं होता है, ना ही उसको मत देने का अधिकार होता है, लेकिन वो जो भी दोनों सदन हैं उनमें या उसकी किसी भी समिति में की बैठक में बोल सकता है, बैठ सकता है। आगे देखिए, अनुच्छेद 105 के अनुसार अपने पद के आधार पर उसे संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता देखिए, वहाँ पर हम जो आपके महान्यायवादी की बात कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर हम राज्य के महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसकी जो व्याख्या है ये 165 में माफ़ कीजिएगा 165 में की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कहाँ का? राज्य का। ठीक है, एडवोकेट जनरल होता है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहता है। महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है और संबोधित कर सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा दिए गए समस्त विधिक कार्यों का संपादन करता है। ये महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का मासिक वेतन, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए राष्ट्रपति का कितना वेतन है, 5 लाख रुपए प्रति माह, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए प्रति माह, राज्यपाल का 3.5 लाख रुपए प्रति माह, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 रुपए प्रति माह, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख रुपए प्रति माह, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख रुपए प्रति माह, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2.25 लाख रुपए प्रति माह, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कितना होता है 2.5 लाख रुपए प्रति माह, तथा मुख्य चुनाव आयुक्त का भी 2.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए राज्य की कार्यपालिका की बात करेंगे। राज्य की कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं राज्य की कार्यपालिका में? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता आदि। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल। और देश का संवैधानिक प्रमुख हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब देखिए राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। किसी एक ही व्यक्ति या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, यानी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक स्टेट्स का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। आगे देखिएगा, ये आपका किसमें? अनुच्छेद 153 में ही 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? 7वें, जो कि 1956 में आया था। अब देखिए राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, फिर मंत्रिपरिषद और फिर आपके एडवोकेट जनरल आते हैं। अब देखिए योग्यता क्या है राज्यपाल की? वह जो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। शर्तें, अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तों का प्रावधान है। राज्यपाल को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कार्यकाल के दौरान उसकी या उनकी उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। नियुक्ति एवं पदावधि, देखिए नियुक्ति कैसे होती है? अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रह सकते हैं। वह राष्ट्रपति को संबोधित करके ही अपना त्याग पत्र देते हैं और अपना पद त्याग सकते हैं। राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं, है ना। जैसे कि आपके CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके सामने ही प्रेसिडेंट अपनी शपथ लेते हैं। तो इसी तरह से जो राज्यपाल होते हैं ये किसी राज्य के यानी उसी राज्य के जिसके ये चुने जा रहे हैं राज्यपाल, उसी के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं हाई कोर्ट के, और उनके सामने ही ये अपने पद की शपथ लेते हैं। और अगर वो ना हो तो हाई कोर्ट के जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होते हैं उनके सामने अपने पद की शपथ लेते हैं। अब देखिएगा वेतन, अभी मैंने आपको वेतन बताया था। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख रुपए मासिक होता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार ग्रहण करने पर उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवधारित अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान
न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी अथवा आपराधिक कार्रवाई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। यानी राज्यपाल जब अपने पद पर होगा, उसका जब कार्यकाल चल रहा होगा, तो उसके दौरान न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की गिरफ्तारी अथवा आपराधिक या आपराधिक कार्रवाई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। किसके खिलाफ? राज्यपाल के खिलाफ। संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल के पद की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? वहाँ पर राज्यपाल नहीं होते हैं, बल्कि कौन होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। आगे देखिएगा, संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं द्वीप एवं लक्षद्वीप में राज्यपाल के स्थान पर कौन होते हैं? प्रशासक पद की व्यवस्था है। आगे देखिएगा, पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। पंजाब का जो राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का प्रशासक भी होगा। आगे देखिएगा, राज्यपाल की शक्तियां अथवा कार्य। राज्यपाल की शक्तियां अथवा कार्य, तो देखिए कार्यकारी शक्तियों के बारे में पहले हम देखेंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। विशेष देखिए, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, परंतु उन्हें हटा नहीं सकता। जो लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष की और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके जो कुलपति होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। आगे देखिए, राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री से समय समय पर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। कौन? राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 16 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि विधान परिषद जो होता है वो राज्य का उच्च सदन होता है। आगे देखिएगा, विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं राज्यपाल की? तो देखिए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकता है, संबोधित कर सकता है, विघटित कर सकता है एवं सत्रावसान कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। ठीक है। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश यदि 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा पारित नहीं होता है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को देखिए, जो राज्यपाल होता है वो धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किए जाने पर उसे अपनी सहमति देने के लिए राज्यपाल बाध्य हो जाता है। तो देखिए, धन विधेयक जो होता है विधानमंडल में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब देखिएगा, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को ऐसे विषयों जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है पर किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड क्षमा उसका
प्राविलंबन, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने का अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। किसमें? मृत्युदंड के मामले में। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको ही प्राप्त होता है। सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के विषय में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी यदि सेना न्यायालय द्वारा कोई भी दंडादेश दिया गया है तो उसके विषय में भी राज्यपाल जो है वो क्षमादान नहीं कर सकता है, उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है। अब देखिएगा, वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जाता है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से धन अग्रिम रूप से ले सकता है। वह राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर कर सकता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है 5 वर्ष के लिए। और जो वित्त आयोग है उसका गठन कौन करता है? वो करता है आपका राष्ट्रपति। आगे देखिएगा, आपातकालीन शक्तियां। जब राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिससे राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्य के कथित राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श देता है। ठीक है, यानी ऐसी परिस्थितियां अगर उत्पन्न हो जाती हैं कि जिसमें जो आपका राज्यपाल होते हैं उनको ये समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो क्या होगा कि वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्य में कथित राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श देते हैं। ठीक है, और यह अनुच्छेद 356 के अनुसार होता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में भी पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है ना। जब कभी किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जितनी भी मंत्रिपरिषद की बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री प्रशासन एवं विधान संबंधी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देता है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सूचना आदान प्रदान करने की कड़ी होता है। किस किस के बीच? मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में जो सूचनाएं होती हैं उनका आदान प्रदान करने वाली कड़ी होता है।